अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आकाश है। मैं FCPS2 का क्लिनिकल एस्पिरेंट हूँ एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि FCPS2 क्लिनिकल मेडिसिन जो CPSP के थ्रू पाकिस्तान में होता है और बहुत हाईएस्ट डिग्री है इन इंटरनल मेडिसिन, उसको पास कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में होता क्या है और उसको कैसे सीखा जाए और कैसे उसको लर्न किया जाए, अपनी गलतियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाए। तो लेट्स स्प्लिट इट इनटू 3 पोर्शंस: टोक्स, शॉर्ट केसेस एंड लॉन्ग केसेस। आपको इतना तो पता होगा, ठीक है। अब टोक्स से शुरुआत करते हैं। टोक्स 2-3 ईयर्स पहले इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था। क्यों? क्योंकि टोक्स के बगैर भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते थे शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केस के लिए अपीयर होने के लिए। लेकिन अभी 2 ईयर्स पहले की बात है कि टोक्स को भी पास करना मैंडेटरी हो गया। और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि काफ़ी अच्छे क्लिनिशियंस जिनके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी प्रैक्टिस होती है, वो टोक्स को ही क्लियर नहीं कर पाते। तो इसलिए टोक्स की इंपॉर्टेंस अभी बढ़ गई है और इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि टोक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। वो वाले स्टेशंस जो कि सॉलिड मार्क्स कैरी करते हैं, जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट दें तो आपको आउटपुट बहुत मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ ऐसे स्टेशंस हैं जिसमें अगर आप जितनी भी 100% कोशिश कर लें, वो एग्जामिनर डिपेंडेंट होते हैं, लक डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड्स कि कौन सा केस आ जाता है और किस तरह प्रेजेंट होता है और आपको उस टाइम पे क्लिक करता है या नहीं। तो पहले तो हम सॉलिड मार्क्स के स्टेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है ECG का स्टेशन डेफिनेटली होगा। सॉलिड मार्क्स हैं, आपसे पिक करने का, आइडेंटिफाई करने का ECG का कहा जाएगा, जो कि हो जाती है, जिसके मार्क्स 30% होंगे टोटल आउट ऑफ 10, 3 मार्क्स होंगे। कमिंग लेटर उसकी मैनेजमेंट का पूछा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन का पूछा जाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम है उसके बारे में पूछा जाएगा, उसकी टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा, एंड इवन दे कैन आस्क अबाउट डिफरेंशियल्स। बट द गुड थिंग इज दैट देयर आर लिमिटेड सेट ऑफ डिजीजेज विच आर रिलेटेड विद द डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इजीली ECG से पिक हो जाता है या आपको लीड मिल जाती है, ठीक है। सो की हियर इज लीड जो है मस्ट है, और ये लीड हर जगह पे आपको, मैं तीनों जो टोक्स, शॉर्ट केस, लॉन्ग केस के बारे में बताऊंगा, आपको याद ही रहेगी। आगे जाते हैं। दूसरा हमारा जो स्टेशन है वो है एक्सरेज का या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस का, जिसमें एक्सरेज हो सकते हैं, जिसमें अगेन CT, MRIs हो सकते हैं। MRIs यूजली नहीं होते, लेकिन कुछ नहीं पता लगता CPSP का, और वो दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सरे हैंड्स हो गए, चेस्ट हो गया, स्कल हो गया, स्केलेटल सर्वे हो गया, CT एक्सरेज में, CTs में CT ब्रेन एंड CT चेस्ट इंक्लूडिंग द HRCT एज वेल, और MRI में MRI ब्रेन विद कंट्रास्ट और स्पाइन। दैट्स इट। अब आपको लीड पिक करनी है, और लीड पिक करके आपने जाना है उसकी डायग्नोसिस की तरफ, डिफरेंशियल्स की तरफ और मैनेजमेंट की तरफ। अगेन लीड पिक करना बहुत इजी होता है, और लीड पिक करने से आपको जस्ट 30% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन उस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको थॉरो बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। इसीलिए लीड पिक करना कोई मसला नहीं होता। फॉर इंस्टेंस हर किसी को पता है कि यार इंट्राक्रीनल ब्लीड है, या जो है इस्केमिक चेंजेस हैं, या फॉर इंस्टेंस MRI में स्पाइन है तो उसमें पॉट्स डिजीज़ का है, हाइपर इंटेंस लीजन्स हैं, इसी तरह की चीज़। एक्सरेज में आपको पता चल जाएगा कि रूमेटॉइड हैंड्स हैं या नहीं, सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी का आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मैं बोलूं कि यार मुझे बताओ कि सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी का, सोरियासिस का जो है डायग्नोसिस कैसे होती है, और सोरियाटिक आर्थ्रोपैथी का स्कोर क्या है, यूलर क्राइटेरिया क्या है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और मुझे बिल्कुल हाथ रख के बताओ कि यार इस एक्सरे की इस जगह पे कौन सी फाइंडिंग्स आ रही हैं, भाई बोन नैरोइंग हो रही है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, इसी तरह की चीज़ें, ठीक है। उसके बाद वो जब उसकी मैनेजमेंट में आते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, फिर वो डिमांड्स के बारे में पूछते हैं, फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में, उसके बाद वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ सकते हैं, साइड इफेक्ट्स पूछ सकते हैं। तो की ये है कि लीड पिक करना, चाहे ECG हो या एक्सरे हो, बहुत ईजी है। अब मैं थर्ड सॉलिड स्टेशन पर आता हूँ, जो कि काफ़ी हाई यील्ड होता है और डेफिनेटली से स्टेशन आता है, और वो है इंस्ट्रूमेंट्स का। और रिलेटिवली ये जो स्टेशन है, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन है। रिमेंबर, यहाँ पे लाइंस हो सकती हैं, लाइक CVP लाइन हो सकती है, हमारे पास पॉलीज NGs भी हो सकता है, नॉट नो, ऑल्दो कि IMM में ज़्यादा होता था। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे नीडल्स हो सकती हैं, जो कि इंटरवेंशन के लिए यूज़ हो सकती हैं, सच एज अगर LP कर रहे हैं तो आपके वो LP नीडल होगी, अगर आप फ्लूइड बायोप्सी करें, फ्लूइड बायोप्सी नीडल, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ECGs हो गए, आपके रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हो गई, आपके इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशंस हो गई। इंस्ट्रूमेंटेशन में नीडल्स हो गई, लाइंस हो गई, फिर ऐसे प्रोसीजर्स हो गए जो कि मेडिसिन से रिलेटेड हों, लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स सच एज ACLS का पूछ सकते हैं, डिफिब रख सकते हैं। आपके पास ETT ट्यूब का बैकग्राउंड नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह फोर्थ जो स्टेशन है, जिसको मैं सॉलिड स्टेशंस पे में ही रखूँगा और उसमें कंसिडर करूँगा, वो है आपकी इमरजेंसी स्टेशंस।
आपको एक सिनेरियो मिलता है बहुत क्लियर कट जो होता है, उसमें वाइटल्स पेशेंट के दिए होते हैं जो कि डिरेंज होते हैं, और पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करता है ईआर में, which can be due to acute conditions, acute on chronic conditions, or it can be due to poisonings, ठीक है, overdoses की वजह से हो सकता है, या environmental exposures भी हो सकती हैं, such as cold exposure हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसकी वजह से रेब्डोमायलिसिस हो गई, नियर ड्राउनिंग हो गई जो कि हमारे पाकिस्तान में फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में आ रहे थे। इसके अलावा कुछ ऐसे पैंडमिक्स हो सकते हैं सच एज रिसेंटली आपको पता होगा कि मंकी पॉक्स का काफ़ी जो है शुरू हुआ था, और उसके बारे में हो सकता है। तो ये 4 स्टेशंस हैं और यू नीड टू क्रैम ऑल ऑफ देम टू गेन सॉलिड मार्क्स। अगर कुछ भी नहीं तो आपने 8 मार्क्स आउट ऑफ 10 ज़रूर सिक्योर करने हैं, और आपकी इसमें कमांड बहुत अच्छी होती है। एंड आई विल ट्राई टू अपलोड ऑल दोज 4 सॉलिड स्टेशंस जो कि उनके जो टॉपिक्स हैं जो कि आपने डेफिनेटली कवर करने हैं, ताकि आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। येस, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट वेबसाइट्स। ऑल राइट, तो ये तो हमारा था सॉलिड स्टेशंस के हवाले से। अभी हम बात करते हैं लिक्विड स्टेशंस, जो कि मैंने इसको नाम दिया है दीज आर नॉट लिक्विड स्टेशंस। उसमें आपको जो है बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपने ये सोचना है कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है टोक्स का, इंटरनल मेडिसिन का, तो इसका जो मेन जो इसकी एसेंस है वो ये है कि आप इतने स्पेशलिस्ट बन जाओ कि इतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं इन 4 सिस्टम्स के हवाले से, ताकि आप इनकी सुपर स्पेशलिटी भी ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो आपको समझ आ रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 4 यूनिट्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, एंडो, रूमेटोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड हेमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, जिसको हीम ऑन के नाम से भी आजकल जाना जाता है। ठीक है, और वंस यू आर एबल टू पास FCPS यू विल डेफिनेटली बी ऑप्टिंग फॉर सुपर स्पेशलिटीज़। तो आपको ऐसे भी याद हो सकता है कि आप इन्हीं सुपर स्पेशलिटीज़ में जाते हैं पाकिस्तान में, और इसके लिए आपको इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। इनके काफ़ी अच्छा आइडिया होना चाहिए और आप अच्छा खासा इसको मैनेज भी कर सको। ठीक है, तो इनके क्या होंगे भाई, इनके सिनेरियोज ही आएंगे, और मोस्टली जो सिनेरियोज होते हैं इस टाइप के आते हैं जो कि शॉर्ट केसेस में और लॉन्ग केसेस में कवर ना हो सकें। फॉर इंस्टेंस एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, ठीक है, इसका आप शॉर्ट केस में नहीं कर सकते। डेडमॉट सिंड्रोम, डायबिटीज़ इंसिपिटस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ऑप्टिक एट्रोफी और डेफनेस वाला जो केस है। एक्रोमेगली, yes there are few patients in short cases but वो यहाँ पर आपके पास नहीं आएगा। तो सिंड्रोम्स आएंगे जैसे कि पोर्फायरिया कुटिनिया टार्डा, और जो थियोरेटिकल हैं जो आपने जब ऑलरेडी थ्योरी की होगी तो आपके आइडिया जहन में होगा। सच एज रूमेटोलॉजी में है तो रूमेटोलॉजी की कुछ एमरजेंसीज हैं या उनके ड्रग इंट्रैक्शंस हो चुके हैं, मेथोट्रेक्सेट इंड्यूस टॉक्सिसिटी हो गई है, इसी तरह के। तो जब आपकी ये 4 यूनिट्स होंगे आपने सारा जो है सिनेरियो वाइज पढ़ लेना है, और उसके लिए गाइडेंस के लिए जो है आई थिंक संजय शर्मा जो बुक है बहुत ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है उसकी, एंड अगर वो आपने पढ़ी है तो नहीं ठीक है, नहीं पढ़ी तो आप उसको एक डेफिनेटली एक रीड दें, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे केसेस होते हैं वो इसी से आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 4 सॉलिड बता दिए, 4 लिक्विड बता दिए, और फिर जो है ना 4 जो है ना वॉलेटाइल पॉइंट्स हैं। क्यों वॉलेटाइल्स मैं इनको कहता हूँ कि इनका आना का पता नहीं चलता और ना आने का भी पता नहीं चलता, और ये इनकी मर्जी होती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 ऐसी चीज़ होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कभी कभी 2 इमरजेंसीज होती हैं, कभी जब सिनेरियोज होते हैं तो एक ही यूनिट से 4 सिनेरियोज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैन 2A का सिनेरियो आ सकता है, और यहाँ पे आपको सब रियलाइज़ होने का जो रियलाइज़ हो रहा होगा कि टोक्स में बेसिकली वो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं जिनको शॉर्ट केस और लॉन्ग केस में जज ना किया जा सके। फॉर इंस्टेंस आपसे कॉल रेफरल के बारे में शॉर्ट केस और लॉन्ग केस में नहीं पूछा जाएगा। लेट्स सपोज आप OPD में बैठे हैं, आप जो है वार्ड में हैं, आपको सडनली गायनीस डिपार्टमेंट से न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट से कॉल आ गई या ER डिपार्टमेंट से कॉल आ गई और आपको कहा गया हो कि मैनेज कैसे करें, तो ये स्किल्स जो हैं वहीं पे चेक होते हैं। OPD में आपके पास कहीं और से पेशेंट्स आते हैं जिनके पास एक्सरेज होते हैं या कुछ लैब्स होती हैं, और उनके कंसल्टेंट्स चाह रहे होते हैं उन स्पेशलिटीज़ के कंसल्टेंट्स जैसे सर्जरी के, यार इसकी डायबिटीज़ ऑप्टिमाइज कर दो, इसकी एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी कर दो, उसकी काउंसलिंग कर दो, कैसे मैनेज किया जाए, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है,
हमने सॉलिड भी पढ़ लिया, लिक्विड भी पढ़ लिया। वॉलेटाइल की बात कर जब मैं करूँगा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? सबसे पहले तो आपके जहन में काउंसलिंग आनी चाहिए। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने एक पेशेंट बिठाया जाए जो कि डमी पेशेंट हो, आइदर शी विल बी अ नर्स और द बॉय होगा या जो भी होगा, और उसको एक सर्टन रोल प्ले का कहा गया होगा। ब्रेकिंग बैड न्यूज़ भी आ सकता है, यू नेवर नो। अपार्ट फ्रॉम दैम दैट काउंसलिंग में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। उस सिनेरियो दिया जा सकता है कि जी ये इतना ओबीस पेशेंट है विद अ 35 BMI, and how would you counsel him regarding the surgical interventions or medical interventions for obesity reduction treatment to optimize his health conditions, things like that, ठीक है। दूसरा जो है वॉलेटाइल में जो है पिक्टोग्राम्स होते हैं। पिक्टोग्राम्स जो हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं पिक कर। इन्होंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही जो पिक्चर्स हैं वो दी होती हैं प्रिंट करके, और उसके डीडीज दिए होते हैं, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट जो कि हमारे लेवल में जिन्होंने MRCP वगैरह किया, MRCP 2, तो उनके लिए रिलेटिवली आसान है क्योंकि उनके पिक्चर एक बैंक होता है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप वहाँ से हेल्प कर सकते हो। बहरहाल इसके अलावा जो ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिनका मेडिसिन में इतना ज़्यादा रोल नहीं है जितना रिगार्ड किया जाता है, सच एज अब CCF का पेशेंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट आ सकता है, नहीं आ सकता टोक्स में, ठीक है, टोक्स की बात कर रहा हूँ। तो कार्डियो की स्पेशलिटी हो गई, रेस्पिरेटरी की हो गई, ठीक है, इसके अलावा गैस्ट्रो होगी, नेफ्रो होगी, तो ये वोलेटाइल में ही आप डालें तो ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बात ज़रूर याद रखें कि जो आपके 4 सॉलिड और 4 लिक्विड स्टेशंस हैं वो बहुत अच्छे कवर होने चाहिए, तो डेफिनेटली आपका टोक्स पास होगा। इसके अलावा जो 4 जो वॉलेटाइल पॉइंट जो स्टेशंस हैं उसमें आपकी प्रैक्टिस हो या ना हो, आप उसमें इतना ही स्कोर करोगे जितना आपने पढ़ के ही करना है। फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी और प्रेगनेंसी में जितनी आपको काउंसलिंग आती है वो तो आती है, लेकिन लेट्स सपोज वहाँ पे किसी और चीज़ की काउंसलिंग आ गई। फॉर एग्जांपल एक मेल हैं और वो जो है न्यूली मैरिड हैं, HIV डायग्नोज्ड हुए हैं, और वो कहते हैं कि यार मैं जो है ना अपनी लाइफ का स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं औलाद का ख्वाहिशमंद हूँ, मुझे बताएं मुझे कैसे गाइड किया जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ, अगेन ये जो नोट्स मिलते हैं जो डिफरेंट फोटोकॉपी शॉप्स में हैं उनकी बस की बात नहीं है, और जो लोग उसको क्रैम करके जाते हैं तो एग्जामिनर्स को पता चल जाता है, वहीं पे रोक देते हैं। तो ऐसी चीज़ पे मेहनत करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, जो कि शायद आपके सबकॉन्शियस में पड़ी हो, और उसमें अगर आप पढ़ भी लें तो ज़्यादा स्कोर अच्छा ना कर सकें। तो ऐसी चीज़ों पे पढ़ना चाहिए, फोकस करना चाहिए जिसमें आपका स्कोर भी ज़्यादा आए और आप जो है अच्छी तरह से उसका फ़ायदा भी हो, आपका टोक्स भी क्लियर हो जाए, ठीक है, और टाइम भी कम लगे, ठीक है। तो ये हमारा था टोक्स का सेशन। ऑल राइट, अभी हम बात करेंगे हमारे शॉर्ट केसेस के हवाले से। जी हाँ, शॉर्ट केसेस 4 होते हैं नंबर्स में, मार्क्स इनके 100 से आउट ऑफ 100 ही आते हैं, 60 पासिंग मार्क्स हैं। तो आप ऐसे समझ लें कि 25 मार्क्स फॉर ईच शॉर्ट केस। अब ये बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि कहाँ से आते हैं शॉर्ट केसेस। तो सबसे पहले GPE बहुत ही हाई है, क्योंकि GPE में हर सिस्टम कनेक्टेड है, आइदर इट्स रोमेटोलॉजी और इट्स सम काइंड ऑफ सिंड्रोम्स और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, कुछ भी आ सकता है। तो आपने GPE में बहुत अच्छा जो है ना सॉलिड रिफ्लेक्सेस बना के जाना है, ठीक है। सेकंड इज कार्डियो, मस्ट है जी, ये 2 स्टेशंस में डेफिनेटली आते हैं। कार्डियो में आपकी कमांड होनी चाहिए आपको कि आप मरमर को पिक कर लो और उसी के अकॉर्डिंगली जाओ, ठीक है। पिक करना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, लेकिन उसको डिफेंड करना और उसमें इसके डिफरेंशियल्स को और मैनेजमेंट के हवाले से जो है अपने प्रेजेंट करना एग्जामिनर को इन अ स्ट्रेसफुल कंडीशन। वाई? बिकॉज 6 मिनट्स तो आपको दिए जाते हैं और 5 मिनट्स उनके पास होते हैं, 4 मिनट्स, और फिर उसमें स्विच ऑफ स्विच ऑन टाइम भी है, आने जाने में भी टाइम लग जाता है, और 2 एग्जामिनर्स होते हैं और जल्दी जल्दी आपको बता रहे होते हैं, और देयर इज सो मच गोइंग इन योर माइंड कि यार हाँ ये मैं बोल रहा हूँ तो क्या ये ऐसा है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सेस की बात, तो पहले हम हमने बता दिया GP, फिर कार्डियो, और इसके साथ जो है कार्डियो में इसके साथ मैं पल्मो भी ऐड करना चाहूँगा, कार्डियो पल्मो, ठीक है। GP हो गया, कार्डियो पल्मोनरी हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट इनकी एग्जामिनेशन मैचिंग है, पूरी सेम तो नहीं है लेकिन मैचिंग है, और आपको काफ़ी अच्छा मिलता जुलता क्लू मिल जाता है। इसके अलावा जो तीसरा स्टेशन है जो कि मैं बोलूँगा डेफिनेटली आने वाला है आपका
अक्सर ही आता है वो है न्यूरो का, क्योंकि इन्होंने न्यूरो का केस करना होता है। ऑल्दो कि हम लोग जो है न्यूरो के पेशेंट्स को जो कि यहाँ पर आते हैं वो ट्रीट करते हैं अंडर न्यूरोलॉजिस्ट केयर, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये लोग जो हैं उनको ले आते हैं और हमें वो एग्जामिन करना होता है, ठीक है। ये तीसरा न्यूरोलॉजी हो गया था। फोर्थ वन इज़ एब्डोमिनल एग्जाम। एब्डोमिन मैंने क्यों कहा, मैंने जीआई क्यों नहीं कहा, मैंने नेफ्रो क्यों नहीं कहा, क्योंकि सारे ऑर्गन्स ऑलमोस्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो या तो एब्डोमिन में स्प्लेनोमेगली होगा, हेपेटोमेगली होगा, साइटिस होंगे, किडनीज का फंक्शन होगा, या स्प्लेनोमेगली होगा, या इसी तरह की कोई चीज़, ठीक है। तो ये 4 जो स्टेशंस हैं वो आपने इतने अच्छे क्रैम कर लेने हैं कि अगर आपको नींद से भी कोई उठाए कि भाई आप एग्जामिन करें और अपने डिफरेंशियल्स बताएं तो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज अपने आप को, अपने पुलिस को कहें कि वो आपको रोस्ट करें, उनको बताएं कि यार मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा, और बाकायदा उनसे आर्ग्यू करें, क्योंकि इस आर्ग्यूइंग के ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट केसेस में अक्सर लोग क्यों पास नहीं कर पाते चीज़ें, क्योंकि वो एक तो या तो उनके पैनिक होता है, ठीक है। 3 मिनट्स का एग्जामिनेशन हम लोग टाइम के साथ नहीं करते वार्ड्स में। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे डिसऑर्डर्स होते हैं उनको पिक करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि आपके डायरेक्ट सर पे 2 लोग खड़े होते हैं, और इमेजिन करें कि आपका पास फेल का चक्कर है जो कि आपकी ज़िंदगी मौत का भी चक्कर बन जाता है कभी, ठीक है। और आप सब चीज़ें आपके चल रही होती हैं, और एक स्टेशन होता है, दूसरा स्टेशन होता है, थर्ड स्टेशन ऑफ। बात यह है भाई, इसमें आपको जब तक रिलैक्सेशन और मेंटल रिलैक्सेशन नहीं है ना, आप नहीं क्रिएट कर सकते। और वो कब होगी, जब आपको ये लगे नहीं कि एग्ज़ाम है, आपको लगे कि ये रूटीन आपकी एक्टिविटी है। जस्ट इमेजिन कि आप वार्ड जा रहे हो, आपके जूनियर्स खड़े हैं और आपके सर ने आना है, और आप जो है जल्दी राउंड कर रहे हैं, ठीक है। राउंड कर रहे हैं और आप फाइंडिंग्स पिक कर रहे हैं, और आपको पता है कि मिस्टर कंसल्टेंट जब पूछेगा या टीमों से पूछेगा तो मैं उसको हेल्प करने के लिए उसको डिफरेंशियल्स भी बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली रेलेवेंस भी चेक करूंगा। ये चीज़ प्रैक्टिस के अलावा नहीं होती, घर बैठ के नहीं होती। ये बात आप अपने जहन में घोल के पी लें। शॉर्ट केसेस आपके घर में ऑनलाइन कोर्सेज से या पेसेस की वीडियो देखने से नहीं होंगे जब तक आपके अपने जो है मसल रिफ्लेक्सेस, मसल मेमोरी ना बन जाए, ठीक हो गया। ऑल राइट। अभी हम जाएंगे लॉन्ग केस के हवाले से कि लॉन्ग केस कैसे पास करना होता है, और उसकी जो है क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हो, जो मैंने देखा है पर्सनली, ठीक है। तो वो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आकाश है। आज हम बात करेंगे लॉन्ग केसेस के हवाले से, कुछ ऐसी बातें जो कि आपके जहन में तो शायद हों लेकिन आपको उस तरह से वो इम्पोर्टेंट ना लग रही हों जितनी इनकी वैल्यू है। पहली बात तो ये कि लॉन्ग केसेस जो है FCPS 2 का मेडिसिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट और की एग्ज़ाम है। अगर मैं कहूँ कि अगर लॉन्ग केस जिसका क्लियर नहीं हो रहा तो उसके चाहे टोक्स क्लियर हों, शॉर्ट केस हों, किसी में CPSP वाले मार्जिन नहीं देते। और डेफिनेटली अगर आप आधे घंटे के टाइम स्पैन पे अगर पेशेंट को देख ना सको, उसको एग्जामिन ना कर सको, तो आई डोंट थिंक कि आप जो है काबिल हैं कि आपको जो है FCPS मेडिसिन की डिग्री बेस्ट 2 की जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टोक्स ये लॉन्ग केसेस पे मेहनत की जाए। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन क्लियर नहीं कर पाते। कि ये है कि लोग जो आपको गाइड करेंगे कि जी नोट्स मिल रहे हैं, आई फॉरगेट द नेम्स, फ़ोटोकॉपी नोट्स मिल रहे हैं, उसकी बिल्कुल क्वेश्चंस रटा करके जाएं आप और बस वो आप बताएं। और फिर उस तरह जो है ना 20 के 30 केसेस हैं लॉन्ग केसेस, और बस वही आने हैं। बस अगर ना भी हुए तो आप बना दो, फॉर एग्जांपल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो फिर आप बना दो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में ये ILD, चाहे दुनिया की कोई भी डिजीज़ हो, ठीक है। एग्जामिनर्स इसीलिए ही होते हैं कि वो आपको पिक कर सकें कि इस बंदे ने जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं या इसने जो है मेमोराइजेशन की हुई है। इसलिए वो पेशेंट को जो है टिपिकल कभी भी आपको कोई पेशेंट नहीं मिलेगा कि जी डॉक्टर साहब मेरा तो सांस का मसला है, और सांस का मसला ऐसा है कि जो है दिल की तकलीफ़ के साथ ताल्लुक़ रखता है, दिल की तकलीफ़ भी होती है, सीने में दर्द भी होता है, और रात को जो है मैं उठ के जो है ना सांस लेता हूँ और मेरे पैर सूझता है, CCF। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब मैं जो ना मेरे पाँव के निचले हिस्से में कमज़ोरी शुरू हुई थी और अभी तो मैं चल भी नहीं सकता, और GBS, ठीक है। ऐसा कभी नहीं बताएंगे आपको स्ट्रेंज चीज़ें बताएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर एक पेशेंट है वो है कुशिंग्स डिजीज़ का,
और कुशिंग सेकेंडरी टू एट्रोजेनिक है, और एट्रोजेनिक भी स्टेरॉइड्स को ले रहा था, उसको स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ कौन सी है? सोरियाटिक आर्थरोपैथी। तो उसका पेशेंट कैसे प्रेजेंट कर सकता है, जो कि मेरे साथ खुद ये हुआ है और मैं आपको बताऊँगा। वो आपको ऐसे बताएगी जी डॉक्टर साहब मैं तो जी 10 सालों से बीमार हूँ, लेकिन अभी जो मैं आया हूँ ना, मेरे जो है ना बड़े मसले थे, मेरी तबीयत ख़राब थी, वो शुरू हो जाएगा, मेरे सर में दर्द था, मुझे धुंधला धुंधला नज़र आता था, मेरे हाथ पाँव दुखते थे, मुझे कमज़ोरी महसूस होती थी, मेरा वज़न ज़्यादा हो गया था, मेरा ये हो गया, पूरा आपको बता देगा, जिसमें आप एक अप्रोच को नहीं पिक कर सकते। फिर आप फीवर भी डालेगा जी, और डॉक्टर साहब मैं आया तो यहाँ पर मुझे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा मेरा हाई था, और वो तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ कंप्लेन पिक करनी है। तो यहाँ पे की ये है कि अगर आपकी चीफ कंप्लेन आपने पिक कर ली, डेफिनेटली वो आपके पीछे 10 कंप्लेंट्स बताएगा, ठीक है, लेकिन देखेंगे कौन सी ऐसी कंप्लेन है जो कि ऑलमोस्ट ये कौन सी डिजीज़ है और उस डिज़ीज़ की चीफ कंप्लेन कौन सी होती है, ठीक है, और उस कंप्लेन को फर्दर एलोबरेट कर लें, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ इसने अपनी तरफ से बनाया नहीं है, इसने पेशेंट से ही पूछा है, ठीक है, तो आगे जाके आपको शायद मार्जिन मिल जाए और आपको अच्छा स्कोर करने को मिल जाए। अगेन पॉसिबल एग्ज़ाम है, ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि आप कह रहे हो कि नहीं जी वो तो CMDT की 2023 की बुक मैंने नहीं पढ़ी, मैंने 2021 की पढ़ी है, वो तो इमर्जिंग ट्रीटमेंट का पूछते हैं, और उसने मेरे सीनियर से पूछा था इमर्जिंग ट्रीटमेंट का, वो नहीं बता सका और वो फेल हो गया। ऐसा नहीं होता। फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में ही एग्जामिनर डिसाइड कर लेता है कि इसको मैंने पास करना है कि फेल करना है। उसको वो कंफर्म करने के लिए आपसे प्रेजेंटेशन सुनता है। प्रेजेंटेशन अगर आपकी फ्लो के साथ जा रही हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वो एग्ज़ाम ना क्लियर कर पाओ। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स जब कि काफ़ी लोगों ने इमर्जिंग ट्रीटमेंट नहीं बोली है, देयर वर सो मच, उनके शोल्डर्स इतने गिरे हुए थे और बोल रहे थे कि भाई मेरा नहीं होगा, एंड दे पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। तो की ये है कि लॉन्ग केसेस में आपको नंबर 1 अप्रोचेज़ आनी चाहिए ऑलमोस्ट ऑल, क्योंकि एक पेशेंट में 3 अप्रोचेज़ हो सकती हैं, 4 अप्रोचेज़ हो सकती हैं, और आपको सारा पढ़ना होगा उसका, ठीक है। आपको जो है ना डिफरेंट डिजीज़ की क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल वेरिएबिलिटी वाले पॉइंट्स आने चाहिए कि यार जी ये एसिमेट्रिक आर्थराइटिस है, ये सिमेट्रिक है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, और आपको कैसे पता चले कि आप किसको आगे कैसे लेके जाओ। तो टेलर्ड अप्रोच होती है भाई, ABM अब्दुल्ला और HN सरकार और इस तरह की जितनी बुक्स हैं आपके पास जो आप लोग यूजली पढ़ते हैं और वो रटा करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। यू नीड टू हैव अ टेलर्ड अप्रोच और उसके बाद ये कवर होगा। इसी वजह से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि थियोरेटिकली इतने साउंड नहीं होते, इनका CMDT वगैरह से इतना ज़्यादा रब्ता नहीं होता, बस पुरानी नॉलेज पढ़ रहे होते हैं और वार्ड में बड़े सिंसेयर होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। जबकि वो लोग जो कि लाइब्रेरी में 24 आवर्स गुजारते हैं और अपने वक्तों से गोल्ड मेडलिस्ट आ रहे होते हैं, उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको मेमोराइजेशन करना बहुत ईजी लगती है, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, अपने पॉइंट्स बताने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। तो इसके अलावा मैं आपको और भी क्लिनिकल हवाले से ओरिएंट करता रहूँगा, तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ताकि आपको जो है मालूमात मिलती रहें और न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।